सो गाइस, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर 1 एक्सरसाइज के एडिशनल क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बच्चों 24th क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, उसका वीडियो मेरे यूट्यूब पे रखा हुआ है, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अब हम आज यहाँ से एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 1 की एडिशनल एक्सरसाइज में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपके सामने है, जिसमें लिखा गया है कि एक ऑयल का ड्रॉप है ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज़ हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऑयल है का ड्रॉप है और इस ऑयल के ड्रॉप पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे मास भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे मास होता है तो सबसे पहले तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो अभी मैं रफली लिख रहा हूँ mg, ठीक है। तो अभी मैंने रफली लिख दिया कि इस ऑयल के ड्रॉप पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्ट कर रहा है हमारा mg। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो ये ड्रॉप नीचे गिर जाएगा, पर वो इस क्वेश्चन की पहली लाइन पे ही कह रहा था इज़ हेल्ड स्टेशनरी, ये रुका हुआ है। तो अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है, रुकी हुई है, तो इसको रोकने के लिए, इस फोर्स के लिए कोई बैलेंसिंग फोर्स होगी। तो वो जो फोर्स इस फोर्स को रोक रही होगी, इसके अपोजिट, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है QE। यही पढ़ते हैं हम लोग। तो ये फोर्स एक्चुअल में इस नीचे वाली फोर्स को बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से नेट फोर्स इस पर 0 बन रहा है और ये कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा QE होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा mg होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें पहले ही कह दिया था कि आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह मैं लिख देता हूँ 12 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्वेश्चन में देखिए हमें सेकेंड लाइन पर प्रोवाइडेड है 2.25 इंटू 10⁻⁴। क्वेश्चन की सेकेंड लाइन पर ये वैल्यू हमें दे रखी है, इज़ इक्वल टू मास इस ऑयल ड्रॉप का हमें नहीं दे रखा, तो अभी मैं इसको m ही रहने देता हूँ। और ग्रेविटी की वैल्यू हम कितनी यूज़ करेंगे? 9.81, क्योंकि क्वेश्चन में 9.81 सबसे लास्ट लाइन में उसने बोला है कि g का वैल्यू आपको 9.81 यूज़ करना है, तो हमें वही यूज़ करना पड़ेगा जो उसने हमें बोल रखा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों। अब मुझे निकालना गया था इस क्वेश्चन में, तो वो हमसे बोल रहा था कि जो डेंसिटी है ऑयल ड्रॉप की वो 1.26। देखिए जो डेंसिटी है, सबसे पहली बात तो जो डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है? 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखी है। और वो हमसे कह रहा है कि इस ऑयल ड्रॉप का आप क्या निकाल दोगे? रेडियस निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ पर ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब मैं ग्राम को कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻3, तो मैं इसे केजी में ले आऊँगा। और अगर मैं यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को सॉल्व करता हूँ तो 1 सेंटीमीटर में आपको पता ही है 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, और अभी मुझे इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करने पर ये 6 हो जाएगा, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो आपको पता ही है डेंसिटी मेरे पास सॉल्व होके कितनी आएगी? डेंसिटी सॉल्व होके आएगी 1.26 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। तो डेंसिटी को इस वैल्यू में kg मीटर क्यूब में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 11th क्लास से पढ़ते हैं कि हम MKS सिस्टम में काम कर रहे हैं। MKS का मतलब जहाँ पर यूनिट मीटर में होती है, K का मतलब किलोग्राम होगा और S का मतलब सेकंड होगा। तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, मैंने उसको मीटर में, और ग्राम में क्वेश्चन था तो kg में कन्वर्ट करा। अब मैं बच्चों यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो इस स्टेटमेंट को लिखूँगा 12 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये वैल्यू लिखी जाएगी 2.55 इंटू 10⁻⁴, और मास, तो मास तो ये स्फीयर है, और आप सबको पता है कि हम लिख सकते हैं
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम v, लिख सकते हैं ये चीज़ हम। तो मैं यहाँ से मास निकाल लेता हूँ और मास को लिख लेता हूँ डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लिख दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। सोचो क्यों लिखा, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है, और 9.81 को ऐसे ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर जो डेंसिटी का वैल्यू मैंने फाइंड करा था 12, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसे लिखूँगा। 2.55 इंटू 10⁻4 इसको ऐसे ही रहने देंगे। डेंसिटी का वैल्यू 1.26 इंटू 10⁻3 यूज़ करेंगे, और ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में रहेगा 9.81। तो अब इस कैलकुलेशन से मेरा क्या आ रहा होगा, आर फाइंड हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर आर को फाइंड करूँगा तो ये जो स्टेटमेंट मेरी होगी वो कुछ इस तरह से यूज़ हो रही होगी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँगा आर को मैं फाइंड करूँगा बस बच्चों यहाँ पर। तो मैं आर के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगा आर क्यूब एक तरफ और बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ को ले जाऊँगा। तो ये कुछ ऐसे होगा हम लोगों का 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2.55 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 1.26 इंटू 10⁻3, 4/3 पाई, और साथ में चलेगा 9.81। क्या चलेगा, 9.81। तो बच्चों जब मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास R का वैल्यू निकल के आएगा 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल रखना है, QE को mg के बराबर रखना है, और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके रेडियस को फाइंड कर लेना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 एडिशनल एक्सरसाइज का। इसमें आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बस ये लिखा हुआ है कि हम आपको कुछ फिगर्स दे रहे हैं, कुछ कर्व्स दे रहे हैं, आपको बस ये बताना है कि इसमें कैन नॉट पॉसिबल, इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता डायग्राम। अगर मैं आपसे फर्स्ट डायग्राम की बात करूँ जो यहाँ पर ए फिगर हमें दे रखी है, तो ए फिगर में जो कंडक्टर है उस पर आप देख सकते हैं पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से निकल रही है। इसी कारण से ये गलत माना जाएगा। इसके गलत होने का क्या कारण है, इसके गलत होने का कारण है कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, पहले फिगर का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। नॉर्मल मतलब होता है 90 डिग्री पे होती हैं, नॉर्मल होती हैं सरफेस के। यानी कि अगर मेरे पास कोई सरफेस है इस तरह से, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। ये देखिए 90 डिग्री से। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो वो इस तरह से निकलेगी, क्योंकि वो सरफेस पे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। जबकि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे 90 डिग्री का एंगल तो बन भी नहीं रहा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कुछ अलग एंगल बन रहा है। मतलब अगर इन लाइंस को देखेंगे आप, ठीक है, जैसे अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे बना करके आपको समझाऊँ तो ये फिगर ऐसे है। अब देखिए इसकी कुछ लाइंस कैसे निकल रही हैं, जैसे ये वाली लाइन ऐसे निकल गई। तो अगर ये लाइन इस तरह से निकल रही है तो डैट मीन्स क्या है कि ये एंगल तो कुछ है ना, 90 थोड़ी ना है, तो कुछ थीटा एंगल बन गया। तो इस वजह से पहला वाला फिगर क्या है, गलत है। और उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने हमें डायग्राम दिया है, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने हमें डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो फर्स्ट फिगर इसलिए गलत है क्योंकि इसकी बहुत सारी फील्ड लाइंस सरफेस के 90 डिग्री से नहीं निकल रही हैं। सेकंड वाले फिगर की बात करते हैं। देखिए सेकंड वाला जो फिगर है वो भी गलत है। अब उसके गलत होने का क्या रीज़न है, देखिए उसके गलत होने का जो रीज़न है वो आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं ना हम ये चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो ये देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, सबसे टॉप पर जो चार्ज है इस डायग्राम में वो एक पॉजिटिव चार्ज है, फिर एक नेगेटिव चार्ज है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो यहाँ तक तो सही है। बट इसके बाद जो थर्ड चार्ज है उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, यहाँ जाके डायग्राम गलत है। फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड ये गलत है, और उसके बाद ये गलत ही है क्योंकि फिर दोबारा से एक पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव कभी भी नहीं जाती हैं, ठीक है। इसलिए ये डायग्राम हमारा गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती हैं। नेक्स्ट जो थर्ड डायग्राम है वो एकदम राइट है, क्योंकि आप लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फिगर्स पढ़े थे, और अगर नहीं पढ़े तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे लेक्चर्स में इन लाइंस को ऐसे ही क्यों बनाते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो थर्ड है, ये दो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसी प्रकार बनती हैं। एनसीईआरटी में भी डायग्राम है ये वाला आपकी, उसमें भी समझाया गया है कि ये लाइन इसी तरह से हमारी एक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है थर्ड वाला, वो एकदम एक्यूरेट डायग्राम है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी और इसकी ये रिपल्सन को यहाँ पर शो कर रही है। तो थर्ड वाला डायग्राम हमारा एकदम एक्यूरेट है। लास्ट हमारे पास डी, सेकंड लास्ट आता है डी वाला फिगर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। डी वाला फिगर जो है वो गलत इसलिए है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है, फिर इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और फिर इधर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पहली बात तो जो फ्लो है वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। और दूसरी इस ग्राफ में ये गलती है कि ये लाइनें से एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं, तो फिर तो ये और भी गलत है। तो डी वाला डायग्राम आपका प्रॉपर पूरी तरह से गलत है। अगर मैं ई वाले डायग्राम की बात करूं तो आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्या नहीं बनाती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जबकि इस डायग्राम में आपको लूप दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर है, ई वाले डायग्राम जो लास्ट डायग्राम है हमारा उसकी हमारी बात चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो कंडक्टर है ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पर बीच में आपको एक लूप दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से, ठीक है। ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाती है पर लूप तो नहीं बनाती है, इसलिए ये वाला फिगर भी आपका रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन की पांचों फिगर का एक्सप्लेनेशन आपके पास है, इसमें से सिर्फ सी वाली फिगर ही सही है, बाकी ए बी डी ई क्यों रॉन्ग्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 27th क्वेश्चन में, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक जेड डायरेक्शन है, तो मैंने अपनी एक्स वाई ना बना करके सिर्फ जेड डायरेक्शन ही बनाई। तो मान लेते हैं कि हमारी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है और मान लेते हैं हमारी नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग जेड डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जेड डायरेक्शन में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की उसने हमसे यहाँ से बात करी है, जिसकी वैल्यू चेंज होती चली जाती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपकी वो इस तरफ है, इस तरफ है, और उसका वैल्यू चेंज होता जा रहा है, यानी कि उसने आपको दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है z डायरेक्शन में। तो डी बाई डी जेड का मतलब है कि पर यूनिट पर z डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू उसने दे रखी है कि पर मीटर पर जो चेंज आएगा वो 10 की पावर 5 से आ जाएगा, ये उसने आपको बोला हुआ है, ठीक है। और क्योंकि इंक्रीज़ है इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड का यूज़ करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है व्हाट इज़ द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम यदि डाइपोल मोमेंट 10 की पावर -7 है। तो डाइपोल मोमेंट हमारा p होता है और वो 10 की पावर -7 यूज़ कर रहा है यहाँ पर। आगे इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख दूंगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन के साथ बोला जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, क्लियर। सबसे पहले हमें टॉर्क निकालना है और फिर फोर्स निकालना है। तो आइए पहले फोर्स की बात करते हैं। जनरली फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो ये लगेगा कि मैं इस फॉर्मूले को dr से मल्टीप्लाई और dr से डिवाइड कर देता हूँ।
और अब Q इंटू डी आर बन जाएगा P, यानी कि डाइपोल मोमेंट। चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या बनता है? डाइपोल मोमेंट बनता है। और ये बन जाएगा DE अपॉन में DR, ठीक है। और मैं यहाँ पर P का वैल्यू यूज़ करता हूँ 10⁻⁻7, और जो चेंज आ रहा है पर यूनिट पे वो किस डायरेक्शन में आ रहा था? Z में। और कितना आ रहा था? 10⁵ आ रहा था। तो ये वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी -10⁻², राइट, न्यूटन, क्योंकि आप फोर्स फाइंड कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में आप फोर्स कैसे निकालते हो वो लॉजिक मैंने आपको दे दिया। बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, यानी कि P और E के बीच में एंगल। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि E हमारा पॉजिटिव Z डायरेक्शन में है और P हमारा नेगेटिव Z डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री बनता है। और साइन 180 जो होता है हमारा वो 0 होता है। साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में जो टॉर्क आएगा वो 0 हो जाएगा ड्यू टू एंगल, क्योंकि हमारा यहाँ पर साइन 180 कितना हो जाता है? 0। ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। आइए 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे सामने है और 28 क्वेश्चन में NCERT में कहा गया है, ए कंडक्टर A विद ए कैविटी एज शोन इन फिगर 1.36। तो 1.36 हमारा फिगर कहाँ है? यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट फिगर, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि आप यहाँ पर जो है चार्ज क्यों देते हो। तो हमें पता है कि जब बच्चों हम किसी भी कंडक्टर को, लेट सपोज ये मेरा कंडक्टर है, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो उसकी आउटर सरफेस पे आता है। यानी कि ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर की सिर्फ आउटर सरफेस पे ही देखने को मिलेगा, इनर पे देखने पे आपको नहीं मिलेगा इस केस में, क्योंकि आप यहाँ पे कंडक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहे हो? चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि शो द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आपसे ये कहा गया है कि ये बताइए, ये शो करके दिखाइए कि आप कैसे ये बोलेंगे कि सारा का सारा जो चार्ज है वो इसकी आउटर सरफेस पे है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं ए को। अब अगर सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे है तो कैसे प्रूफ करोगे कि अंदर टोटल चार्ज 0 है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है? ये कैसे प्रूफ करोगे? तो मैं सबसे पहले किसी भी पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट है और यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि ये गॉसियन सरफेस मैंने क्यों इलेक्ट करा है यहाँ पर, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इलेक्ट करा और मुझे यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस से लिखना है फ्लक्स। क्या लिखना है? फ्लक्स, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो फ्लक्स 0 होगा। इसके पीछे ये कारण है कि अभी इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास हो रही है, या आप ये कह सकते हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है इस केस में भी। तो क्योंकि इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, तो मैंने आपको जो मेरी इससे पहले की वीडियो है 24th क्वेश्चन की, उसमें भी एक बार फ्लक्स एक्सप्लेन करा था, आप उसे भी जाके देख सकते हो। देखिए फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन का फ्लो उस एरिया से। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया, ये जो मैंने एरिया लिया है क्लोज सरफेस, इससे तो कोई भी लाइन आपको क्रॉस करते हुए दिख रही है? आपको कुछ लग रहा है कि ये लाइन ऐसे क्रॉस हो रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? कोई नहीं है। तो इसका मतलब इस सरफेस से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही। और अगर कोई भी फील्ड लाइन हमारी क्रॉस नहीं कर रही इसको, तो फिर इसका मतलब है कि इससे फील्ड नहीं होगी, इससे फ्लक्स भी नहीं होगा। और अगर आप गॉस लॉ को देखें, गॉस लॉ को, तो आपको याद होगा गॉस लॉ हमारा क्या होता था? गॉस लॉ हमारा होता था Q = ε0, Q/ε0। तो अगर मेरा फ्लक्स 0 है तो डैट मीन्स मेरा Q भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा चार्ज। इसका मतलब इसके अंदर टोटल चार्ज भी क्या है? 0। इसके अंदर टोटल चार्ज भी क्या है? 0। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इस कंडक्टर के अंदर आपका कोई भी चार्ज नहीं है। तो मैं इसे हटा देता हूँ और ये प्रूफ हो चुका है कि इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है? 0। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है तो सारा चार्ज कहाँ होगा? बाहर होगा। आइए अगले क्वेश्चन बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके बी पार्ट में ये आपसे कह रहा है कि एक और आपके पास कंडक्टर है बी, उस पर चार्ज है Q और उसे आपने कैविटी में जाके रख दिया। मतलब ऐसे सोचिए कि ये अंदर से आपका थोड़ा काटा हुआ था फर्स्ट पार्ट में,
तो उसका जो पार्ट काटा हुआ था वो ये रहा, इतना पार्ट हमने अलग कर दिया है इसका। और वो आपसे कह रहा है कि आपने एक चार्ज को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पर किसी चार्ज को प्लस क्यू को इंसर्ट कर देता हूँ। आपको पता होगा कि जब हम कंडक्टर के पास किसी चार्ज को ले जाते हैं तो वो इंडक्शन प्रोसेस दिखाता है। तो इस कंडक्टर के सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर वाली सरफेस पर क्या होने लग जाएगा, ऐसे इकट्ठा, और ये उतनी वैल्यू का इंड्यूस होगा जितने का ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ गया इस कंडक्टर का, ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर का अंदर की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा है, इंड्यूस होके जा रहा है, तो बाहर फिर उतना पॉजिटिव चार्ज रह गया होगा जो पहले बैलेंस हो रहा था। बट अगर वहाँ से नेगेटिव चार्ज अंदर चले गया तो फिर उतना वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, और आ गया है। ऐसी है ना, अगर इस नेगेटिव चार्ज को वापस बाहर भेज दें तो फिर ये क्या करेगा, उतने ही नेगेटिव चार्ज को फिर से क्या कर देगा, उतने ही पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ खींच लूँ इसका, तो बाहर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा उतना। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं इनर सरफेस की बात करूँ तो इनर सरफेस पर मेरा चार्ज रह जाएगा -Q, और अगर मैं इसके आउटर सरफेस की बात करूँ तो आउटर सरफेस पर चार्ज रह जाएगा +Q, यानी कि Q+Q इसका आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज माना जाएगा। तो इसके बी पार्ट में आपसे यही कह रहा है कि एक और चार्ज आपके पास है, एक और चार्ज आपके पास है, राइट, और आपको शो करना है कि जो टोटल चार्ज है आउटसाइड द सरफेस वो इतना होगा। तो वो मैंने आपको बता दिया, ये इंडक्शन प्रोसेस से आपके पास इतना आ जाएगा। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखिए इसके थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, ठीक है, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आपके पास है और आप उसे शील्ड करना चाहते हैं, शील्ड मतलब बचाना चाहते हैं। तो एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आपके पास है और आप उसे शील्ड करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरनमेंट। ओके, सजेस्ट ए पॉसिबल वे। ओके, तो ये आपसे कह रहा है कि आपके पास कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति बहुत जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दिखाता है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, ठीक है, तो वो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। उसको आपको बचाना है बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो क्या करेंगे, देखिए अभी अभी आपने क्या पढ़ा था कि ये कंडक्टर है और इसके अंदर आपने देखा था कि चार्ज जीरो था। चार्ज जीरो होने का क्या रीज़न था पहले पार्ट में, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ज़ीरो। और ये क्या है, ये आपका कंडक्टर है। तो बताओ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर ला के रख दीजिए, उस इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर ला के रख दीजिए। तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या इस इंस्ट्रूमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी कि ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो एक सजेस्ट पॉसिबल वे बताना था, तो हमने बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट को हम इनक्लोज्ड करके रख देते हैं इस मेटल की शेल के अंदर, और मेटल की शेल को हम कंडक्टर भी बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल फील्ड से बचाना है तो उसको आप कंडक्टर के अंदर रख दीजिए, ताकि अंदर फील्ड उस तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो मानी जाती है, ज़ीरो मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे हमसे क्या कह रहा है, एक हॉलो कंडक्टर है, हैज़ ए टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है टाइनी होल, टाइनी होल का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। मान लो कोई सड़क है और सड़क में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उससे कोई गाड़ी गुजरती है तो वो उस गड्ढे में गिर जाएगी, क्योंकि ये बिग होल है, बड़ा होल है। पर अगर मैं इसी सड़क पर एक बहुत छोटा सा होल कर देता हूँ और फिर गाड़ी को जाने को बोलता हूँ, तो गाड़ी बहुत ईजिली इसमें से पास हो जाएगी और वो इस होल में भी नहीं गिरेगी, जो कि पहले केस में वो गिर रही थी। अब ये होल कैसा माना जाएगा, टाइनी होल। तो क्या बड़े छेद में गाड़ी गिर जाएगी, हाँ, बड़ा होल होगा तो गिर जाएगी। अगर छोटा होल हुआ तो इस एग्जाम्पल में गाड़ी नहीं गिरेगी, क्योंकि बहुत छोटा सा है, तो हम उसे क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं, और गाड़ी उसमें से गुजर जाएगी। यानी कि टाइनी होल को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़ इस क्वेश्चन का लॉजिक है। उसने हमें होल तो कहा है लेकिन टाइनी कह दिया। टाइनी का मतलब हम उसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक कंडक्टर है और उस पर हमने एक टाइनी होल कर दी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, आगे वो कह रहा है शो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस होल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर हमेशा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो इनसाइड, ठीक है। ये ज़ीरो इसलिए होती है क्योंकि आपको पता होगा कि ज़ीरो होने का रीज़न ये होता है कि अगर मैं इस कंडक्टर के दो हिस्से करूं तो ये वाला हिस्सा अगर टोटल इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो बचा हुआ हिस्सा इधर की तरफ फील्ड बनाएगा, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इफेक्ट अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है इफेक्ट, या आप कह सकते हो कि इनसाइड चार्ज नहीं होता, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। फिलहाल तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से आपसे बात करूँ तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक होल है, याद रखना टाइनी होल को मैं नेगलेक्ट भी मान सकता हूँ। और मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले तो मुझे पता है कि कंडक्टर की जो सरफेस होती है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, और इनसाइड फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से एक टाइनी होल काट दूँ, ये तो मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे से टाइनी होल काट दूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि अब दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा बचा हुआ कंडक्टर यानी कि ये रेस्ट, बचा हुआ हिस्सा इस कंडक्टर का, और एक ये माना जाएगा इसका टाइनी होल। अब मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, ठीक है। अभी मैंने इसको फेंका नहीं है, सपोज़ टाइनी होल ये रहा। तो ये आपको समझाने के लिए बताया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो अब टोटल कंडक्टर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक रेस्ट पे बढ़ जाएगा और एक टाइनी पे बढ़ जाएगा, राइट। तो ये देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि E1 वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं दो हिस्सों में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं इस क्वेश्चन में। एक कौन है, एक वो है जो कि आपने काट के निकाला है, मतलब जो कि आपने प्लग्ड करा है होल, एक तो आपने होल बना दिया। तो जो होल की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं चलो E1 मान लेता हूँ, और रेस्ट कंडक्टर की क्या मान लेता हूँ, E2, बचे हुए हिस्से की E2 मान लेता हूँ। पहले ये दोनों एक थे तो सिर्फ मुझे क्या लिखना पड़ रहा था, E। पहले दोनों एक थे तो सिर्फ क्या लिखना पड़ रहा था, E। अब आपने इसी शेप में से दो अलग अलग हिस्से कर दिए, एक होल कर दिया तो उसकी फील्ड में E1 बोलूँगा, और एक रेस्ट कंडक्टर है उसकी फील्ड में E2 बोलूँगा। तो अगर मैं आपसे इनसाइड बात करूं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, याद करो, टोटल ज़ीरो होती थी। और ज़ीरो इसलिए होती थी क्योंकि मैंने बताया था दोनों फील्ड अपोजिट होती हैं, तो मैं दोनों को माइनस कर देता हूं। और सरफेस पर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड अगर मैं बोलूं, आउटसाइड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये भी लिखी हुई है, सरफेस पर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर मैं आउटर सरफेस की बात करता तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिखी जाती, ठीक है। अंदर माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था अंदर क्या होता है, वो अपोजिट हो रहे होते हैं, तो इसलिए माइनस। बाहर क्या है, मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के द्वारा लिखी, ठीक है। E1 E2 क्लियर हो गया। यहाँ पर E1 E2 क्या समझा रहे हैं, ये कौन सी फील्ड है, अगर इनसाइड फील्ड कोई पूछे तो इनसाइड ज़ीरो होता है। ये कौन सी फील्ड है, आउटसाइड फील्ड है, तो ये आउटसाइड बाहर होती है कंडक्टर के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बार माइनस एक बार प्लस क्यों हो रहा है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अंदर क्या है कि अगर मैं उस कंडक्टर को समझूँ तो रेस्ट कंडक्टर और वो हॉल वाला दोनों की फील्ड अपोजिट होंगी, ठीक है। और बाहर क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहे होंगे, सबका फील्ड एक ही तरफ चल रहा होगा। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को यहाँ पर ऐड करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2E1 = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से E1 निकल के आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो E1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है उस होल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस होल से बन रही है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वो आपसे कह रहा था कि यही चीज़ शो करनी है, क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है होल के द्वारा वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, तो वो हमने यहाँ पर जाके प्रूफ कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कह रहे हैं कि आपको एक लॉन्ग वायर दे रहे हैं। लॉन्ग वायर कैसे होती है, लॉन्ग वायर होती है इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कैसे होती है लॉन्ग वायर, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक वायर है, कितनी लंबी वायर है, तो बहुत लंबी वायर है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चल रही है। तो इस साइड से भी पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इस साइड से भी नेगेटिव इन्फिनिटी है, मतलब बहुत लॉन्ग वायर है, ठीक है।
इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। आपको बताना है यूज़ कूलम्ब लॉ एंड इवेल्युएट द नेसेसरी इंटीग्रल आपको करना है। और आपको इस क्वेश्चन की क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ मान लेता हूँ, जो कि हमारा क्या है, एल एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं ये इससे एल डिस्टेंस की दूरी पर है, राइट। और क्योंकि ये इन्फिनिटी वायर है, बहुत लंबी वायर है, तो आपको कंसेप्ट याद होगा जैसे हम डिस्कस करते हैं कि बड़े बड़े वायर्स पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है। तो लेट सपोज कि ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट ले लिया है dx, राइट। तो इस dx एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लैम्डा इंटू dx। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ, ऐसे पढ़ते हैं ना हम। तो अगर आज मुझे चार्ज चाहिए तो मैं इसे कैसे लिखूँगा बताओ, लैम्डा इंटू में लेंथ। तो जितनी लेंथ लोगे उतना ही चार्ज आएगा। तो उस छोटे से हिस्से पर वो जो dx आपने एज्यूम करा है उस पर चार्ज कैसे आएगा, लैम्डा की लेंथ से मल्टीप्लाई करके। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चार्ज निकलने के बाद हमें पता होना चाहिए कि इस पॉइंट को कुछ एज्यूम करते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम O एज्यूम करते हैं। और ये यहाँ से कितना दूर है, तो x एज्यूम कर लिया कि x डिस्टेंस दूर है, राइट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे चाहिए, आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे चाहिए थी, ठीक है। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं यहाँ से ये एंगल थीटा है जहाँ पे आपको फील्ड चाहिए। तो ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं कुछ एज्यूम कर लूँ z, तो आप में से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसको मैंने O एज्यूम करा हुआ है, इसको z और ऊपर p को। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ जेड को फाइंड कर लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है पहली साइड के स्क्वायर के यानी कि ओ पी के, और फिर दूसरी साइड के यानी कि ओ जेड स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ तो ओ पी हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर और ओ जेड हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मेरे पास ओ जेड का स्क्वायर आ गया। ये ओ जेड हमारे पास है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो आपने छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ये एज्यूम करा हुआ है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू, क्योंकि उसका चार्ज छोटा सा है, अपॉन में डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए पी जेड आना है एक्चुअल में। तो वो डिस्टेंस कितना होगा पी जेड का, वो डिस्टेंस होगा आपका अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा मेरा वो डिस्टेंस, राइट। तो चलिए इतनी बात अगर हमें समझ में आती है तो अब हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ पर जाके एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ। रख दिया मैंने एक टेस्ट चार्ज। तो मैंने एक टेस्ट चार्ज जाके यहाँ पर रख दिया है। तो अगर मैं साइड से इसे भी स्क्रीन से इसको हटा देता हूँ तो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि अगर मान लो ये जो वायर है ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, तो ये इसे क्या करेगी, ऐसे रिपेल कर देगी। कर दिया रिपेल, और ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर मैं उस पॉइंट पे जाके समझूँ तो उस पॉइंट पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे एक्चुअल में ये हो रहा है कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, एंगल है, ऐसी है ना। तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा एंगल के साथ वाला, और एंगल के साथ वाला क्या होता है, कॉस, और इसका परपेंडिकुलर जो ये बनेगा ये क्या बन जाएगा हमारा, साइन बन जाएगा। ऐसे ही है। तो बच्चों यहाँ पर कंसेप्ट ये काम करेगा, आप लोगों का ध्यान से सुनना। यहाँ पे कंसेप्ट ये काम करेगा कि ये वायर है, ये मेरा ओ पॉइंट था, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट है सपोज पी, ऐसी है ना अभी यहाँ पर डायग्राम में। तो ये जो हाफ लेंथ है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे ब्रेक हो रहे हैं, देखिए ऐसे में और ऐसे में, ऐसे हो रहे हैं। अब जो बचा हुआ हाफ पोर्शन है ना इस वायर का, इसके भी कंपोनेंट ऐसे और इधर को ब्रेक होगा। फिर जब इधर लिया था तो कंपोनेंट इधर आया था, अब इस वाले का देखोगे तो कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक हो रहा होगा जैसे ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन दिया है।
तो जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो इस वजह से डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएंगे एक पूरी वायर के लिए। कौन से कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, डी ई साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। और जब आप मुझसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ कॉस वाले कॉम्पोनेंट ही ऐड हो पाएंगे। कौन से कॉम्पोनेंट ऐड हो पाएंगे, डी ई कॉस थीटा। पहले आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई जो बोली गई, सोचो। डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्यों कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि वो कंपोनेंट हाफ वायर के लिए लेफ्ट पे जाएंगे, हाफ के लिए राइट पे जाएंगे। तो दो वेक्टर अगर अपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो डी ई साइन थीटा वाले इसलिए कैंसिल हो रहे हैं। सिर्फ कौन से वाले बचेंगे, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मैं इस डायग्राम को रफ करता हूँ और आपको पता चल गया होगा कि मैं टोटल के लिए डी ई कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट ही क्यों एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा। अगर मैं यहाँ पर डी ई का वैल्यू रख देता हूँ तो डी ई का वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाला हुआ है, उसको रख दो। के डी क्यू कितना है, लैम्डा इंटू डी एक्स है। अपॉन में क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था ना फॉर्मूला, तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में क्या है, ये कॉस थीटा है हमारे पास, राइट। साथ में क्या है हमारा, कॉस थीटा है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अभी भी बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे एंगल्स वगैरह नहीं पता तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पर अब आपको समझना होगा, अगर मैं ऊपर वाले जो मेरा ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस ट्राइंगल में टेन थीटा लिख दूँ, क्या लिख दूँ, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि एक्स और बेस यानी कि एल। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा टेन थीटा इंटू में एल, इसके बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर दिस, राइट। और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए अपने उसमें, तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। मैं इसे क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, आइए समझते हैं। हमें ऑब्टेन होगा डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का होगा तो डी थीटा। ठीक है, और डी एल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा है, डी एल के, सॉरी डी थीटा के, किसके, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब मेरी जो इक्वेशन है वो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने डी एल के रिस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएशन इसे कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये जो चीज़ है ये मेरे पास सॉल्व होकर के इतनी आ जाती है, आपके सामने है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएं अब। तो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा, जब मैंने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है, याद रहेगा ना आपको, जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो मेरे पास ये जो वैल्यू है ये कुछ इस तरह से मेरे पास सामने आ जाती है। अब चलिए मैं इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ और मेरे पास ये निकल के आ जाता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इंटीग्रेट करूँगा इसको पूरे को, देखते जाइएगा कैसे करूँगा। के लैम्डा यहाँ पर रखेंगे हम कॉस थीटा, के लैम्डा यहाँ पर रखेंगे हम क्या, कॉस थीटा, अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, एल स्क्वायर प्लस, यहाँ तक तो फॉर्मूला एकदम सेम है। और डी एक्स की जगह मैं रखने जा रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या रखने जा रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, राइट। और लिमिट में क्या रखूँगा, लिमिट में जा करके मैं रखने वाला हूँ, यहाँ पे डी थीटा आएगा सॉरी, और यहाँ पर लिमिट में मैं रखने वाला हूँ -π/2 से +π/2। अब ये लिमिट मैंने कैसे रख दी, तो जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है उन्हें पता होगा कि भाई इसमें क्या होता है एक्चुअल में। ये देखिए ये वायर है, यहाँ पॉइंट है, तो अभी तो आप चलो ठीक है यहाँ पर हो, यहाँ पर थे तो एंगल थीटा बन रहा था। सोचिए अगर यहाँ पर देखते तो एंगल और ज़्यादा बनता। तो ये वायर तो इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो बहुत दूर जाके बनेगा ना इन्फिनिटी, तो अब एंगल क्या चल रहा होगा, 90 चल रहा होगा। सिमिलर ऐसी इस साइड पे भी है, बहुत दूर जा कर के हमें वो एंड पॉइंट मिलेंगे, तो फिर यहाँ से भी एंगल क्या चल रहा होगा, π/2 चल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ये माइनस है और ये +π/2 है, तो इसलिए यहाँ पर लिमिट -π/2 से +π/2 की और चल रही है। ठीक है, तो स्टेप्स आप एक बार देख लेना। अगर
यहाँ पर स्टेप्स में कोई गड़बड़ हुई होगी तो उसे आप एक बार चेक कर लेना आप लोगों से, ठीक है। और अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो भाई इंटीग्रेट करने पर ये पूरा मेरे से सॉल्व होकर के जो आएगा वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इट इज़ नाउ बिलीव दैट प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है कि एक प्रोटोन है और एक हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये हमारा प्रोटोन है, प्रोटोन पे हम डिनोट करते हैं प्लस ई का चार्ज, और ये हमारा न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन पे हम डिनोट करते हैं 0 चार्ज। अब आगे ये कह रहा है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों किसी मैटर से मिलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स। बच्चों ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि एटम के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं, तो आप कहते हो इलेक्ट्रॉन, आप कहते हो प्रोटोन और आप कहते हो न्यूट्रॉन। 3 पार्टिकल पाए जाते हैं ना। अब बच्चों जो न्यूट्रॉन है वो भी कुछ पार्टिकल से मिलके बनता है और जो प्रोटोन होता है वो भी कुछ चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे एटम इन 3 से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। ऐसे ही न्यूट्रॉन प्रोटोन भी आपके कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स। तो क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स वो पार्टिकल्स हैं जिनके मिलने से प्रोटोन और न्यूट्रॉन बनता है। तो ये कह रहे हैं कि क्वार्क्स 2 प्रकार का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी है इन्होंने कहा है कि जो क्वार्क्स होता है वो अगर 2 प्रकार का होता है। एक होता है अप क्वार्क्स, इसको यू से डिनोट करते हैं। एक होता है डाउन क्वार्क्स जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अप क्वार्क्स लोगे तो इसका वैल्यू होगा 2/3 इलेक्ट्रॉन के, और अगर आप डाउन क्वार्क्स लोगे तो इसका जो चार्ज आएगा, वैल्यू जो होगा वो -1/3 ई माना जाएगा। ये इसने हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करा हुआ है सारा, ठीक है, कि क्वार्क्स 2 प्रकार के होते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, इससे आगे इसमें कुछ नहीं है। अब ये हमसे कह रहा है कि सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन फॉर प्रोटोन और न्यूट्रॉन। ये कह रहा है कि अगर 2 प्रकार के आपके पास क्वार्क्स होते हैं तो ये बताइए कि अगर मुझे इतनी वैल्यू का चार्ज बनाना है, मतलब प्रोटोन, तो मुझे क्या क्या जोड़ना चाहिए इसमें, और अगर मुझे इतनी वैल्यू चाहिए इन क्वार्क से तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सा मतलब है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। जब हमें प्रोटोन चाहिए होता है तो प्रोटोन का कंपोजिशन होता है यूयूडी। क्या होता है, यूयूडी, ठीक है। और न्यूट्रॉन का कंपोजिशन क्या होता है, यूडीडी। U स्टैंड्स फॉर अप क्वार्क्स एंड D स्टैंड्स फॉर डाउन क्वार्क्स। आइए समझाते हैं कैसे। देखिए प्रोटोन में 2 U हैं, तो एक U पे इतना चार्ज है तो 2 U पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो 2/3 ऑफ E प्लस 2/3 ऑफ E। और एक यहाँ पे डाउन क्वार्क्स है तो डाउन क्वार्क्स पे कितना आ जाएगा, माइनस का E/3। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 ऑफ E, और 3 से 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा, E। और E ही तो चाहिए आपको एक प्रोटोन कंपोजिशन के लिए। सिमिलर UUD का क्या मतलब है, U का मतलब है यहाँ पर, U का मतलब है कि आपने 2/3 वाली वैल्यू पकड़ ली, और 2 यहाँ पे D हैं, तो 2 D हैं तो मतलब 2 बार आप इस तरह से लिख देंगे, और ये कंपोजिशन आपको देगा 0 E/3, यानी कि ये कितना आ गया, 0। और 0 किसके लिए होता है चार्ज, न्यूट्रॉन के लिए। तो अगर ये कह रहा था एक पॉसिबल सजेशन बताइए कि आपको अगर प्रोटोन और न्यूट्रॉन बनाने हैं क्वार्क से तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि यूयूडी यूज़ होता है प्रोटोन के लिए एंड यूडीडी कंपोजिशन यूज़ होता है किसके, न्यूट्रॉन के लिए, राइट। तो 3 क्वार्क्स होते हैं जिसमें एक यू होता है, 2 डी होता है न्यूट्रॉन बनाने के लिए। 2 यू और 1 डी का यूज़ करोगे तो उसके लिए हम प्रोटोन जैसे कंपोजिशन का यूज़ करते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमसे कह रहा है कंसीडर एन आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपने कहीं पर जाके एक चार्ज को रख दिया, कह रहा है आपने कहीं पे जाके एक चार्ज को रख दिया, पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, लेकिन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो कह रहा है कि शो करिए कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। क्या होता है इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0।
तो हाँ, फोर्स का फॉर्मूला क्यू ही होता है, और अगर ई जीरो है तो एफ बी क्या आएगा उस पर, ज़ीरो। तो यानी कि ये जो चार्ज है हमारा, ये चार्ज कोई भी फोर्स महसूस नहीं करेगा। अब ये कह रहा है कि ये क्या अनस्टेबल पोजीशन में होगा? यस, ये बिल्कुल अनस्टेबल पोजीशन पे होगा। बच्चों कैसे पता चलता है स्टेबल अनस्टेबल का? देखिए कैसे पता चलता है स्टेबल का। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपनी स्टेबल पोजीशन पे है तो आप उसे सबसे पहले डिस्प्लेस करिए हल्का सा, और अगर कोई भी फोर्स उसको वापस ले आती है उसकी पोजीशन पे वापस, तो वो स्टेबल होता है, अदरवाइज़ वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा। अब अगर मान लीजिए मैं इसको लेफ़्ट साइड की तरफ हल्का सा भी डिस्प्लेस कराता, dx स्मॉल डिस्टेंस भी अगर मैं इसे डिस्प्लेस कराता, तो ये चार्ज यहाँ पे आ जाता। क्या ऐसा कोई फोर्स है जो इसे वापस ले जाएगा इसकी वापस इसी पोजीशन पे? नहीं, इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा। तो इसका मतलब पहले वाले का जो जवाब है वो आपके सामने है कि ये तो अनस्टेबल पे ही बैठा हुआ है, क्योंकि इसके पास कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। तो पहले पार्ट का जवाब क्या लिखोगे आप? पहले पार्ट का जवाब आप लिखोगे कि ये चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल पे टोटल फोर्स है 0। और फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, शुड एक्सपीरियंस, किस चीज़ का? शुड एक्सपीरियंस दी रीस्टोरिंग फोर्स। उसको एक रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए होता है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो उसको वापस उसकी पोजीशन पे लिया है, इसी को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स पुलिंग इट, उसको वापस लाए रीस्टोरिंग फोर्स, कहाँ पे? टुवर्ड इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन पे, और उसकी पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इसके ए पार्ट में, क्या कोई ऐसा फोर्स है जो उसे वापस ला सकता है इसकी पोजीशन पे? नो, इस पे तो फोर्स ही 0 है। अगर फोर्स ही 0 है तो ये स्टेबल में तो है ही नहीं, ये किस में बैठा है? ये अनस्टेबल में बैठा है। ये इसके फर्स्ट पार्ट के जवाब का एक्सप्लेनेशन है, ये वाला ए, राइट। चलिए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है? वेरीफाई दिस रिजल्ट। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ और अब इसके बी पार्ट की तरफ चलता हूँ। देखिए इसके बी पार्ट में हम लोगों से ये कहा गया है कि वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को। 2 टेस्ट चार्ज लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, और अब बताइए डिस्टेंस अपार्ट इसे मूव करा के। देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 चार्ज ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने कहा था सेम मैग्नीट्यूड का और सेम साइन का, तो या तो दोनों पॉजिटिव ले लो, ले लिए। अब वो कह रहा है कि ठीक है इससे वेरीफाई करिए। तो मान लेते हैं कि मैं मिड पॉइंट पर हूँ, और अगर मिड पॉइंट पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा, तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है? तो ध्यान से सुनिएगा, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है? कैसे बताएंगे? देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम उसे स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, और अगर कोई फोर्स उसे वापस लाता है तो फिर क्या होता है? तो फिर तो वो स्टेबल में माना जाता है। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K(Q1 Q2 बाय R²। तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 चार्जेस। तो अगर आप इस चार्ज को इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब आप इधर ले आए, तो इस साइड से ये हो जाएगा डिस्टेंस R1, और इस साइड से डिस्टेंस हो जाएगा ये R2। तो R1 बड़ा है R2? सोच के बताओ, R1 बड़ा है R2 बड़ा है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, ऐसे ही है ना? इन्वर्सली का मतलब ये होता है। और अगर बच्चों डिस्टेंस कम हो जाता है तो फोर्स बढ़ जाता है। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है ए पॉइंट पे, इसको बी पे मानते हैं, तो ये वाला जो चार्ज है ए पॉइंट पे, ये इसको बहुत तेज़ी से रिपेल करेगा वापस के लिए, करेगा ना? तो यहाँ पर इसके पास ये वाली कंडीशन है कि आपने उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करा
और अब फोर्स ने वापस उसको उसकी पोजीशन के लिए रिपेल करा, तो यानी कि इस वाली सिचुएशन में क्या हो रखा है, स्टेबल हो रखा है। क्या हो रखा है इस वाली सिचुएशन में, स्टेबल हो रखा है। बट अब इसी चीज़ को आप ऐसे समझिए, यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई। यहाँ पे फोर्स कैसे मिला उसको, तो हमने उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करा, लेकिन जो ए वाला चार्ज है अब वो ज़्यादा रिपेल करने लग जाएगा उसको, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा जैसे जैसे वो ए के पास आएगा, क्योंकि आर होता है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो अगर वो उसके पास आएगा तो डिस्टेंस कम होता चले जाएगा उन दोनों चार्जों के बीच का, तो फिर रिपल्सन उसको वापस उसकी पोजीशन पे भेजेगी। पोजीशन पे भेजने का मतलब है कि वो वहाँ पर स्टेबल था, राइट। लेकिन अगर इसी डायग्राम को हम ऐसे समझते हैं, देखिए कि अगर ये ऐसे होता कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे पास जो टेस्ट चार्ज है उसको मैं इस वाली लाइन पर डिस्प्लेस करता, लेट सपोज यहाँ ले जाता, अब क्या होता, ये होता कि प्लस प्लस को इधर रिपेल करता और ये प्लस प्लस को इधर रिपेल करता। आप जानते हो ये दो फोर्स बन जाती, और हमेशा ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वेक्टर का नेट हमेशा बीच में से निकलता है ऐसे। तो अब इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होती, जबकि होनी नीचे चाहिए थी, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं आ पाया अपनी वापस पोजीशन में तो फिर गलत है, क्योंकि इसको वापस इस पोजीशन में आना है, ऊपर थोड़ी ना जाना है। तो अब नेट फोर्स से ऊपर की तरफ मिलेगा, तो क्या ये वापस आएगा, नहीं। अब ये अनस्टेबल हो गया है, अब ये क्या हो गया है, अनस्टेबल हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उसने हमसे कहा है, उसमें उसने हमसे क्या कहा है वो समझो। उसने हमसे कहा है कि आप एक छोटा सा काम करोगे बस, और वो छोटा सा काम क्या करोगे, आप दो चार्ज लोगे और वहाँ पे जाके आप दो चार्ज लोगे और वहाँ पर जाके स्टेबल और अनस्टेबल को चेक करोगे। तो अगर मैं ऐसे में चेक करता हूँ तो स्टेबल मिलता है, बट अगर मैं ऐसे में चेक कर रहा हूँ तो अनस्टेबल मिलता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरत पड़ती है रीस्टोरिंग फोर्स की, जो मुझे वापस लेके जाए, जो कि इसमें सिर्फ इस डायरेक्शन में मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तब आप अब बी पार्ट को पढ़िए, वो कह रहा है वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। वेरीफाई करा ना आपने, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टेबिलिटी है, इस वाली के लिए अनस्टेबिलिटी है, राइट। तो ओवरऑल आंसर अनस्टेबल होगा, क्योंकि उसने ये थोड़ी ना कहा कि आप दो सिचुएशन उसमें बना दो, उसने कहा बस आप वेरीफाई करो। वेरीफाई करने पर हमें हर बार स्टेबल थोड़ी ना मिल रहा है, अनस्टेबल भी मिल रहा है, इसीलिए आंसर जाएगा टेस्ट चार्ज नॉट एंजॉइंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये टेस्ट चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम को आज भी महसूस नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें हमसे कहा गया है कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है -q, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा वो काम करेगा कि जैसे मान लीजिए इस तरह से आपके पास एक चार्ज है -q और इसका जो मास है वो m है। आप इसे x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, x में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी vx ले ली, x डायरेक्शन में आप इसे प्रोजेक्ट करते हैं। जाना तो इस पार्टिकल को एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए ऐसे, ठीक है। बट ये जो प्लेट है, लेट सपोज इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो अगर प्लेट की लेंथ L है, जैसा कि कहा गया है, अगर मान लीजिए प्लेट की लेंथ हमारी L है, तो हमें ये बताना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है तो हमें बताना है कि ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना चलेगा, y। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना कर रहा है, यानी कि y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ये चलता है, हमें उसे फाइंड करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेंगे, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE होता है। जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला QE होता है, और फोर्स वैसे न्यूटन के हिसाब से MA होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो चार्ज है इस पर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, अट्रैक्शन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एक्चुअल में उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसलिए एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। रीज़न समझ आया, क्योंकि जो अट्रैक्शन है वो y डायरेक्शन में लगेगी, तो फोर्स y डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है। तो x डायरेक्शन में नहीं होगा ये फोर्स, राइट, इसीलिए एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में काउंट होगा।
अब आप इस y के डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, तो उसने आगे हमें हिंट दिया है यहाँ पर, अगर आप पढ़ते हैं नीचे तो कंपेयर दिस मोशन विद मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस इन सेक्शन 4.10 क्लास 11। तो जो अगर इसने क्लास 11 की बात कर दी तो 11th क्लास में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सुनी होंगी, सुनी है ना। पहले मैं ये पता करता हूँ यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है, t। तो मैंने इक्वेशन यूज़ करी x डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो a तो 0 है x डायरेक्शन में, इसलिए ये कितना चल के गया, तो लेट सपोज ये x डायरेक्शन में l चल के जाता है। अभी मैं x ही लिख लेता हूँ इसको फ़िलहाल। कितनी है x डायरेक्शन में वेलोसिटी, vx है, और कितने टाइम तक चला, t टाइम तक। तो बच्चों यहाँ से मेरा टाइम निकल गया कि इतना टाइम लगेगा उसको उस पॉइंट तक पहुँचने में जिसको मैंने यहाँ पर a माना है, इस पॉइंट तक पहुँचने में। अब जितनी टाइम तक ये इस पार्टिकल इसमें रहा उतने ही टाइम तक ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहा होगा y में। तो इस चीज़ को निकालने के लिए y डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, y डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है क्योंकि ये पार्टिकल तो सामने की ओर x में जा रहा है। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, क्यू ई अपॉन में m, और कितने टाइम तक पार्टिकल चला, तो टाइम हमने ये निकाला हुआ है यहाँ देखो, x अपॉन में v स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पे y डायरेक्शन में आ जाएगा, पार्टिकल y डायरेक्शन में चलता है 2q x स्क्वायर m v का स्क्वायर, और x की जगह में l लिख सकता हूँ क्योंकि ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, l चल रहा है, ठीक है, कितना चल रहा है, l चल रहा है। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास फाइंड हो जाता है जो वो हमसे कह रहा था कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन, इसका प्रूफ करो क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में 2mv x का स्क्वायर। तो इस तरह से इसका कंसेप्ट है कि आपको पहले x डायरेक्शन में यूज़ करना है टाइम निकालने के लिए, एंड देन y डायरेक्शन का यूज़ करना है उसको फाइंड करने के लिए, राइट। तो मैं ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास सॉल्व हो करके। अभी हमने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करा। और जब मैंने 33 को सॉल्व करा तो आप देखो मेरे पास क्या निकल के आया था, y का वैल्यू। मेरे पास y का वैल्यू निकल के आया था हाफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर, यही निकल के आया था ना। अब ये मेरे को सेम क्वेश्चन वैल्यू वाला दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारा इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में ही हमसे कह रहा है सपोज द पार्टिकल, जो अपनी अभी तुमने क्वेश्चन करा है ये वाला, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। जैसे इसने हमसे बोला है कि आपके पास vx का जो वैल्यू है, मास की जगह मैंने मास का वैल्यू रखा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, v की जगह v का वैल्यू रखा है 2 इंटू 10 की पावर 6, इसने क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसने मुझे दे रखी है, चार्ज इसने मुझे दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने मुझे दे रखी है 9.1 इंटू 10 की पावर 2, और L मुझे यहाँ पर बताना है, जबकि दो प्लेटों का सेपरेशन। तो इन दोनों प्लेटों का जो सेपरेशन है, इन दोनों प्लेटों का, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों प्लेटों का जो सेपरेशन है ये टोटल लेंथ है, लेकिन जो y है अगर आप इसे कंसेप्ट में देखें तो y तो मेरे ख्याल से L का हाफ है। भाई L तो पूरा डिस्टेंस है ना प्लेट का जो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में उसने मुझे L की वैल्यू दी है, बट y क्या होता है, हाफ लेंथ होती है। तो इसीलिए y की जगह पे हमें लिखना चाहिए L/2, और जो उसने मुझे क्वेश्चन में L लेंथ दे रखी है, दोनों प्लेट के बीच में जो लेंथ इसने मुझे दे रखी है उसकी वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ 0.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। बस यही आपको समझना था कि दो प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो L इसने हमें क्वेश्चन में दी है, बट हम तो y निकालते हैं ना, y तो हाफ होता है, तो हम एक्चुअल में y की जगह पर L/2 करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो L का जो वैल्यू है वो आएगा 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी कि आप इसे, ये मीटर में आएगा, यानी कि आप इसे 1.12 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा कवर, ये पूरी एडिशनल एक्सरसाइज हमने कवर कर दी है।
फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट्स ले सकते हैं और भी बेहतर इनसे ऊपर।